हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कैडी फिजिक्स। जो मेरे साउथ के व्यूवर्स हैं उनको बता दूं मैं, कैडी का मतलब होता है ऑसम फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस हैं ये स्पेशली सीबीएसई के लिए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए हैं जो स्कूल में एग्जाम होते हैं, प्लस मैं इसमें नीट और जेई के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा। ये जो वीडियोस हैं ये प्योरली आपको फिजिक्स समझाने के लिए हैं और मेरा कुछ मकसद नहीं है। मेरा केवल एक ही मकसद है, मेरा मकसद है आपको बस फिजिक्स समझाना। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स अगर सीखनी है तो हाथ में पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए। कॉपी पेन लेके जरूर बैठे अपने साथ। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी मैं लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। वीडियो पॉज कर करके लिखेंगे आप सब। कामयाबी के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप केवल देख रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। देखिए, आज मैं आपको जो चैप्टर शुरू करवाने वाला हूं उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 है ये एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। ये चैप्टर आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूं। सबसे पहले आइए हेडिंग की बात करते हैं। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन हम कौन सी करेंगे स्टूडेंट्स? पहली डेफिनेशन इज व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स के अंदर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बात करेंगे ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स? प्यार, दुख, सुख, यू कैन नॉट मेजर देम। फील कर सकते हो केवल। दुख है तो उसको फील कर सकते हो, किलोग्राम के भाव में नहीं बिक रहा है वो। तो वो क्वांटिटीज कैसी है? दोज आर नोन एज perceptive quantities. Those are not physical quantities. So physical quantity is anything which can be measured. So these are the quantities which can be measured. कति जहर। देखिए, अब मैं बात करूंगा कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। यहां से भी हमारा मन नहीं भरा है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से हम बांट देते हैं फिजिक्स के अंदर। पहला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज। और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी है? दो, बेस एंड डिराइव्ड। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, बेस एंड डिराइव्ड। सो these are divided into two. One is base quantities. प्यार से हम इनको बुलाते हैं fundamental quantities. So these are fundamental quantities. और दूसरी कौन सी है स्टूडेंट्स? These are derived quantities. derived quantities जैसे कि नाम ही बताता है, फंडामेंटल, बेस, नींव, आधार। तो ये क्वांटिटीज क्या हैं? जिनसे सारी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर मिलके बनी हुई है, वो इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बनी होंगी। तो यही क्वांटिटीज वो हैं जो सबको जन्म दे रही हैं। ठीक है, ये कौन है? ये दाता हैं जो सबको जन्म दे रही हैं। और ये क्या है? डिराइव्ड। ये वो क्वांटिटीज है जो इनसे मिलके बनी होंगी। सो दीज आर इंडिपेंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक। और ये क्या है? विच आर
derived from, these are derived from or formed from, these are made out of base quantities, base quantities. ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 7 क्वांटिटीज हैं गिनके, और याद रखने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, दैट इज एब्रीविएशन मालती लुटिया। मालती लुटिया, मालती लुटिया। देखिए मालती ने लुटिया डुबो दी। ये जो है, ये एब्रीविएशन अगर आप याद रखेंगे तो कभी इसको लाइफ में भूलेंगे नहीं, इन 7 क्वांटिटीज को। देखिए कौन कौन सी हैं? Ma, मास, लेंथ L, T टाइम, ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, I से क्या बनता है? करंट, एंड A अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटीज जो है, ये 7 क्वांटिटीज आपकी बेस क्वांटिटीज बनने वाली हैं। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपने कॉपी को, पेन को अपने साथ रखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपकी फेवरेट बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मालती लुटिया, याद रख लेंगे इससे। उसके बाद डिराइव्ड का एग्जांपल, तो दुनिया भर के एग्जांपल है भाई, कोई भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कितने सारे एग्जांपल हैं इसके। तो एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, करंट, वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी, कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, सभी की सभी इनसे तो मिलके बननी है। तो कुछ एग्जांपल हम लिख देते हैं: वेलोसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, लेकिन एक आपसे अनुरोध है, अपने साथ बाकी स्टूडेंट्स को जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाइए, फैलाइए इसको, और भी अपने भाई बंधुओं को इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बोलिए। सबसे पहले तो आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोलो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी जाइए तुरंत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको वहाँ से देख के बहुत क्लियर हो जाएगी पिक्चर, आपको एकदम पारदर्शी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है हमें इस वीडियो को, और फिजिक्स को दूसरों को भी समझाना है। तो फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई 3 तरीके से हम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को। सो इट कैन बी स्पेसिफाइड, a physical quantity can be completely specified if it is पहली नंबर पे रेशियो। एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हो आप अगर वो क्या है, एक रेशियो है। रेशियो का मतलब 2 क्वांटिटीज की डिवीजन, एक नंबर, प्योरली नंबर, कोई यूनिट नहीं होंगी, रेशियो। तो ये रेशियो क्या हो सकता है, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या है, एक रेशियो है, रेशियो। सो दिस इज रेशियो इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके पास केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। दूसरी चीज, एक फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया जा सकता है अगर वो क्या हो, एक नंबर तो हो उसके पास, साथ में एक यूनिट भी लगी हो तो मजा ही आ जाएगा। एक यूनिट अगर लगी होगी तो बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और अगर यूनिट लगी हुई है तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, हम क्या बुलाते हैं उनको, स्केलर्स। हम क्या बोलते हैं उनको, स्केलर्स। सो सेकंड इज स्केलर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस अ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस their unit. Example,
आपका खुद का मास। आपका मास क्या है? एक स्केलर है। मास को कैसे मेजर करते हैं? 2, 3, 4 किलोग्राम। तो 4 क्या है? नंबर। किलोग्राम क्या है? यूनिट। तो ये क्या हो गए? दूसरी टाइप के, दोज आर नोन एज स्केलर्स। तीसरी एक और क्वांटिटी होती है हमारे पास, ये थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना। ये क्या होती हैं? वेक्टर्स। तो ऐसा क्या अलग है भाई इनमें? तो इन क्वांटिटीज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट तो होंगी ही, साथ में उनकी एक डायरेक्शन भी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, इनके अंदर डायरेक्शन भी होगी। इस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ में हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं उनका। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इन वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, कोट करके मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इनके लिए हम सिंपल रूल्स जो पढ़े थे हमने मैथमेटिक्स के 9वीं 10वीं क्लास तक, हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है वो यहाँ पे लागू नहीं कर सकते हो। मैंने पढ़ा था कि 2 + 2 4 होता है। अगर मैं 2 फोर्सेस को ऐड करूंगा 2 न्यूटन और 2 न्यूटन की, तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिजल्ट 4 आए। वो कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 4 तक, और ये हम सीखेंगे। इसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पे आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल नहीं लगा सकते हो, इसके लिए पूरा एक अलग ही मैथमेटिक्स हमें सीखना पड़ेगा, जिसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनमें अगर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो आपका आंसर बहुत गलत आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, फिर यूनिट की बात करेंगे, और आने वाले चैप्टर में डायरेक्शन की बात करेंगे वेक्टर्स के अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिक्स के अंदर बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एक न्यूक्लियस की, तो वो क्या होता है? एक पिद्दी सा छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है। उसकी जो वैल्यू होती है, एक न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1/10⁻15, 10⁻⁻15, कितना छोटा है ये। अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको हम देख सकते हैं, उसका जो साइज है 10⁻27 मीटर, इतना ज्यादा बड़ा है स्टूडेंट्स। 10⁻27, बाप रे। तो इतने छोटे से नंबर से लेके अगर हमें इतने बड़े नंबर्स तक डील करना है, तो क्यों ना हम बार बार इतने बड़े बड़े नंबर लिखने की बजाय कुछ प्रीफिक्स यूज कर लें, कुछ आसान से वर्ड्स यूज कर लें, जैसे कि सेंटीमीटर। देखिए सेंटी जो है ये मीटर के आगे लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज प्रीफिक्स। सेंटी इज प्रीफिक्स। उसको केवल एक छोटे से सी से लगा दो, वो आपका रिप्रेजेंट करता है 10⁻²। जैसे मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटी जो है स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है 10⁻² को। किलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10⁻³ को। ऐसे हमारे पास ये आपकी स्क्रीन पे ये भयानक सी टेबल दी हुई है, इसको आपको रट लेना है, बिल्कुल एक एक चीज आपको आनी चाहिए इसमें से। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है पावर ऑफ 10, 10⁻1, 10⁻2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अरे बाप रे, मारोगे क्या? प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स उसके सामने लिखे हुए हैं। 10⁻1 को हम डेका से डिनोट करते हैं, DA सिंबल है उसका। 10⁻2 को हेक्टो से, उसका H सिंबल है। 10⁻3 किलो, उसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट करना है। फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और इनको कैपिटल में लिखा हुआ है। ध्यान देने की बातें हैं। ऐसे ही नेगेटिव पावर्स में आ जाते हैं अब। 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी मत हो स्टूडेंट्स, कोई नहीं, थोड़ी सी टेबल भी तो है, याद कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो,
और इनके सिंबल भी याद करने हैं आपको, मेन तो यही है सिंबल, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम, म्यू, ये ग्रीक सिंबल है, म्यू, म्याऊ वो है ये, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो के लिए ए। तो ये सारे सिंबल आप याद रख लेंगे और इस टेबल को याद रख लेंगे। तो आपकी लाइफ में कैसे ये रोशनी की किरण लेके आ सकती हैं ये टेबल, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए चमक देखिए इसकी। मुझे लिखना है स्टूडेंट 10 टू द पावर -9 मीटर, -9 मीटर। तो इतनी बड़ी सी ये वैल्यू लिखने की बजाय मैं बहुत ही आसानी से इसको नैनोमीटर लिख सकता हूं। मैं 10 टू द पावर -9, 1 2 3, ये 3 डिजिट लिखने की बजाय, इतना भयानक सा दिखता हुआ ये नंबर, इसकी बजाय मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली नैनोमीटर। दिस इज 1 नैनोमीटर, मैं इसको 1 नैनोमीटर लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर कहीं पे मुझे दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इस नंबर को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, -2 सेंटी, 50 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये आपकी लाइफ में ऐसे उजाला कर सकते हैं नंबर, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 30 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 30 किलोग्राम। स्मॉल के है स्टूडेंट, ये स्मॉल के है। इन कंसेप्ट पे कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल जो है उसमें आपको दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। मतलब आपको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। बारिश की आवाज आपको आ रही होगी, बारिश आ रही है, टप 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 टप। ओके, लीव इट। देखिए पहले मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि वॉल्यूम जो होती है क्यूब की वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड इंटू साइड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो साइड आपको दे रखी है लेकिन 1 सेंटीमीटर, और मैंने अभी अभी सीखा है, ताजा सीखा है कि सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2। तो 10 टू द पावर -2 ये इसकी साइड है स्टूडेंट्स, और साथ में मुझे क्या लगाना चाहिए, मीटर, क्योंकि सेंटी को तो मैंने लिख दिया, मीटर उसकी यूनिट एज इट इज लिख दी, और इसका मैं क्यूब कर दूंगा। तो -2 इंटू 3 -6, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक में 10 टू द पावर -6। तो देखिए कितना आसान हो गया है ये। अगर आपको सेंटी का पता है कि सेंटी 10 टू द पावर -2 है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो सरफेस एरिया एक सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, देखिए ये बना दिया मैंने एक, क्या बना दिया ये, सिलेंडर, और इसका ये एरिया होता है πr², ये एरिया भी कितना होता है πr², और ये होता है 2πrh, h इसकी हाइट है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, 2πr² प्लस 2πrh। अब आपको रेडियस भी दिया हुआ है, कितना है सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, और हाइट 10 सेंटीमीटर, आपको लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मैं आपको कहूंगा पहले ही आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसका मतलब स्टूडेंट मुझे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है मुझको, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसको मिलीमीटर में मैं बदल सकता हूं। कैसे बदलूंगा, 2 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। सेंटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर -2। लेकिन मुझे मिलीमीटर के लिए कितना चाहिए होता है, मिली के लिए 10 टू द पावर -3 चाहिए होता है, और मेरे पास पूरी आजादी है कि मैं वैसा ले सकता हूं। मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -1 से डिवाइड कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो -2 -1 कितना बन जाएगा ये टोटल, 10 टू द पावर -3। ओके, 10 टू द पावर -3 मीटर को अब आप क्या लिख सकते हो, मिलीमीटर, और ये ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा, 20 मिलीमीटर बन जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे सर आपने ये तो बहुत मुश्किल कर दिया, हमें तो डायरेक्ट पता था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन मैं आपको मेथड सिखाना चाहता हूँ ताकि कल को
आपको सेंटीमीटर ना दिया रहे, पिकोमीटर दिया रहे, आपको डेकामीटर दिया रहे, आपको कुछ भी दिया रहे, मेगामीटर, व्हाटएवर, किलोमीटर, कुछ भी दिया रहे, तो आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एक मेथड अडेयर कर लोगे तो कल को आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसको आसानी से आप बोल सकते थे 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो मैं आसानी से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको वो आता है आप जरूर करिए, आप मुश्किल मत करिए इसको। लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, एक मेथड अडेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आ गया 20 मिलीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं हाइट को, हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज 100 मिलीमीटर। अब बाकी का काम आप खुद करेंगे, मैं आपके लिए कैलकुलेशन नहीं करने वाला। ठीक है, ये आप खुद करिए। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको आप खुद से सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकाल लेना। यूनिट का कन्वर्जन जो फिजिक्स थी वो मैंने कर दिया आपके लिए। देखिए, अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। एक व्हीकल है जिसकी आपको स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड है उसकी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इससे लिख सकता हूं कि व्हीकल कवर्स 18 किलोमीटर इन 1 आवर। सो इन 1 आवर व्हीकल कवर्स 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चलता है एक घंटे में। लेकिन एक घंटा किसके बराबर है? 3600 सेकेंड्स। कैसे निकाला? एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 3600, 3600 सेकेंड होंगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 3600 सेकेंड के अंदर कितना चलेगा? 18 किलोमीटर। तो एक सेकंड में कितना जाएगा? 18। और किलो, किलो याद दिला देना चाहता हूं, किलो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मीटर डिवाइड बाय 3600 को डिवाइड में ले आएंगे, ये बन गया आपका एक सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस। 18 टू जा और 1000 डिवाइड बाय 200, दैट इज 5 मीटर। सो योर आंसर इज 5 मीटर, 5 मीटर। फाइन। आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आप सबसे पहले इसको लिख लो, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलो को मुझे ग्राम में बदलना है, किलो मतलब मेरे को हटाना है, तो उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम। फिर मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, बिकॉज सी, ये जो सेंटीमीटर होता है, सी जिसके लिए हम लिखते हैं सेंटी के लिए, दैट इज 10 टू द पावर -2 और 1/100। तो इसीलिए मैंने मीटर को रख दिया 100 सेंटीमीटर। लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद सेकंड को बदलना नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, छेड़ेंगे नहीं हम उसको, बैठा रहने दो उसको अपनी जगह पे, तो सेकंड स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 10,000 को 10 टू द पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 10 टू द पावर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया सोल्व करके, तो फिल इन द ब्लैंक में आप इसको भर देंगे। हो गए क्वेश्चन। लेकिन अभी भी 1-2 क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़ दिए हैं, जानबूझ के मैंने छोड़े हैं, क्योंकि कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए। एनसीईआरटी खोलो, उन क्वेश्चन को करो। भाई स्टूडेंट्स, नंबर के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब क्यों ना बात की जाए यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? दे आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एवरी मेजरमेंट। ये मानक हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिट्स को? मानक, स्टैंडर्ड्स। सो दे आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर every measurement।
दे आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एवरी मेजरमेंट। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपने पतंग उड़ाई हो तो उसमें आप मांझे को किस में मेजर करते थे? गज में। दुकानदार के पास जाते थे, 50 गज दे दो, 100 गज दे दो, 200 गज दे दो। तो वो गज क्या था? वो गज था रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ। वो लेंथ मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का काम कर रहा था। और वही रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है? यूनिट है, उसकी यूनिट है। गज क्या है? एक यूनिट है। ऐसे ही स्टूडेंट हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो, मेजरिंग द लेंथ मेजर करने के लिए। तो लेंथ मेजर करते हैं हम किलोग्राम के अंदर। दुकान पे जाते हैं, चीनी दे दो 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो किलोग्राम इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। याद रखना चाहिए, रट जाना चाहिए दिमाग में, यूनिट्स आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड। हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी को इनके मल्टीपल्स में ही बताते हो, इसके गुणा में ही बताते हो। आप कहोगे 2, 3, 4 टाइम्स ऑफ किलोग्राम। डेफिनेशन थोड़ी सी और आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं, इसमें लिखूंगा इन मल्टीपल ऑफ विच a physical quantity is measured। A physical quantity is measured। देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि दुकानदार ने आपको बोला है कि ये है 4 किलो चीनी, 4 किलो शुगर। अगर आपने दुकानदार को बोला मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, तो आपने क्या किया? आपने इसको किलोग्राम को 4 बार आपने रिपीट किया है। इस यूनिट को 4 बार रिपीट करने पे आपको अपनी फिजिकल क्वांटिटी। डन स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बातें सीख लिए हैं। अब एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वैसे ही मैं यूनिट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूँ। पहली यूनिट की पहली कैटेगरी क्या कहता है आपका दिमाग? आपका दिमाग बिल्कुल सही बोलेगा। वो कहता है कि पहली कौन सी होनी चाहिए? बेस यूनिट। बिल्कुल ठीक समझा आपने, बेस यूनिट्स। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की थी, जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड की थी, वैसे ही यूनिट बेस यूनिट्स, या फिर इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और दूसरी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये डिराइव्ड, ये बेस। और डेफिनेशन भी वही रहेगी। ये वो यूनिट हैं जिनसे मिलके सारी यूनिट बनी हुई हैं। फिजिक्स के अंदर सारी यूनिट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। सो दीज आर इंडिपेंडेंट building blocks। These are independent building blocks और building block units, जिनसे मिलके सारी derived unit बनी हुई हैं। और ये क्या हैं? These are dependent on base unit। इनको अपने आप को बनाने के लिए इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। So derived unit are formed by combination of base units। इसका एग्जाम्पल, बेस यूनिट कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया था 7 फिजिकल क्वांटिटी है, तो उन 7 की जो यूनिट होंगी वो क्या बना देंगी? आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। उनकी यूनिट्स क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। थोड़ी देर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जैसे मास की क्या हो जाएगी? मास को मेजर कर सकते हो आप किलोग्राम में, लेंथ को मेजर कर सकते हो मीटर में, टाइम को कर सकते हो सेकंड में, एटसेट्रा। ये फंडामेंटल यूनिट हो गई, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट कौन सी होंगी? जो इनसे मिलके बनी हुई हैं। जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन। दैट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ दीज बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट, वो भी फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट। तो इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई सा भी उठा के इसमें दे सकते हो आप, ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगी।
तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं और एक सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। पहली बात तो ये किस बला का नाम है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है ये। सो सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फॉर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, बोथ फॉर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये एक कंप्लीट सेट है, इसके अंदर सारी की सारी यूनिट आ जाएंगी, फंडामेंटल भी डिराइव्ड भी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत तरीके के हैं, उनमें से 3-4 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है सिस्टम ऑफ यूनिट का टाइप है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जैसे कि नाम बता रहा है इसका, एमकेएस, जिसमें आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, मास को किलोग्राम में मेजर करते हो और टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बुलाएंगे प्यार से, एमकेएस। छोटा सा नाम है उसका, प्यारा नाम है एमकेएस सिस्टम। मैंने यहाँ पे जैसे आप लोगों के लिए कुछ एमकेएस यूनिट्स लिखी हुई हैं, जैसे 7 ये क्वांटिटी आप भूले नहीं होगे, मालती लुटिया ने, हमने इसको ऐसे लिख दिया, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 क्वांटिटी भूले नहीं होगे, मालती लुटिया। तो मास को आप इस सिस्टम में, पहला सिस्टम मैंने आपको बताया एमकेएस सिस्टम के अंदर मास को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं हम, मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम में मेजर करते हैं मास को, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। ल्यूमिनोसिटी, कैंडेला को शॉर्ट में हम लिखते हैं सीडी से डिनोट करते हैं कैंडेला को। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन लॉर्ड केल्विन के नाम पे है, लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया है ये। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर ऑन द नेम ऑफ एंड्री मारी एम्पेयर। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, शॉर्ट में MOL लिखते हैं इसको शॉर्ट में A से डिनोट करते हैं एम्पेयर को। तो ये 7 जो क्वांटिटी लिखी है कौन से सिस्टम के लिए लिखी है मैंने, एमकेएस के लिए लिखे हैं, और यही याद रखना है आपको। तो बच्चों दूसरा सिस्टम है हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अंदर जैसे कि नाम बता रहा है, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो जिसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में आप लेंथ को मेजर करते हैं। उसके बाद ग्राम में आप क्या मेजर करते हैं, ग्राम में आप मास को मेजर करते हैं। ओके, और सेकंड, ये तो तीनों में ही सेम रहना है, तीनों सिस्टम के अंदर। टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, नेक्स्ट सिस्टम है थर्ड सिस्टम एफपीएस के अंदर फुट, पाउंड, सेकंड। फुट किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो इसमें लेंथ को मेजर करते हैं फुट में। लेंथ, फुट जो है वो सिंगुलर है और फीट जो है वो प्लूरल है, तो फुट में लेंथ मेजर करेंगे। उसके बाद पाउंड में आप मास को मेजर कर लेंगे, पाउंड को हम LB से डिनोट करते हैं। तो ये आपका मास इसमें मेजर हो जाएगा, और टाइम को लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड में है, टाइम सेकंड में ही रहना है तीनों में। आपकी स्क्रीन पे मैंने ये एक टेबल शो कर रखी है, इस टेबल में मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 लेंथ, मास और टाइम के लिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में उनकी यूनिट आपको दिखा रखी हैं। जैसे लेंथ के लिए एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फीट, ऐसे ही मास और टाइम के लिए। फिर कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हैं दोस्तों हमारे पास, जैसे कि फोर्स, एनर्जी और पावर, इनकी भी मैंने यूनिट लिखी हुई है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस के अंदर। जैसे फोर्स को एमकेएस के अंदर न्यूटन में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। सीजीएस के अंदर डाइन में मेजर करते हैं, ये वो वाली डायन नहीं है, हु वाली, ये डाइन है, डाइन। एफपीएस के अंदर पाउंडल में मेजर करते हैं, फोर्स को पाउंडल में मेजर करते हैं। सिमिलरली एनर्जी के लिए एमकेएस में जूल, सीजीएस में अर्ग और एफपीएस में फीट पाउंडल में हम इसको मेजर करते हैं, फीट पाउंडल में मेजर करते हैं। पावर की यूनिट एमकेएस के अंदर वाट, सीजीएस के अंदर अर्ग पर सेकंड और एफपीएस के अंदर फुट पाउंडल पर सेकंड। तो ये टेबल भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। इस करते हैं हम मेन सिस्टम की,
जो आपको मेन ध्यान रखना है, जो सबका बाप है, वो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई, जिसके बारे में बात करूंगा, जो पूरे साल आपको यूज करना है, द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड दैट इज एसआई सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपके लिए ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, लेकिन मैं इसको प्यार से बुलाऊंगा एसआई सिस्टम। आप बोल सकते हो कि ये तो आईएस होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस एब्रीविएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एसआई हो रहा है, तो ऐसा कैसे आ रहा है? एसआई क्यों बोल रहे हैं हम इसको, आईएस क्यों नहीं बोल रहे? तो ये इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअली जो नाम था वो फ्रेंच नेम था, और फ्रेंच नेम क्या था? ले सिस्टम दे इंटरनेशनल दी यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एसआई यहाँ से लिया गया है, ये एसआई सिस्टम नाम यहाँ से आया इसका। तो ये क्या, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? एमकेएस था तो हमारे पास, अच्छा भला एमकेएस चल रहा था अपना, तो ये एक और बवाल क्यों छेड़ दिया हमने? ये इसलिए था स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अब क्या है, हमने अपने घर घर की यूनिट्स बना ली। हर एक कंट्री में 50, 100, 150 यूनिट्स हो गई। जैसे हम बीघा, हम रत्ती, तोला, मासा, गज, कितनी सारी तो यूनिट है हमारे पास। और ऐसे ही दूसरे देशों में भी अपनी अपनी यूनिट्स हो गई उनकी। इतनी सारी यूनिट्स को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा, कोई जब दो साइंटिस्ट दो देशों के आपस में मिलते हैं तो उनकी यूनिट्स समझ आनी चाहिए उन्हें एक दूसरे को। लोगों को आपस में जो यूनिट्स हैं वो समझ आनी चाहिए, और एक कॉमन सिस्टम बना दिया गया जिससे लोगों का काम आसान हो गया। कॉमन सिस्टम क्या बना दिया गया? उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा और सब लोग इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही सिस्टम रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो एक सिस्टम जो अडॉप्ट किया वो था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन शॉर्ट एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसने, ये जो ब्यूरो थी, इसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबको बोल दिया, देखो भाई एक ऐसा सिस्टम हम यूज करने वाले हैं जो सबके लिए कॉमन होगा, अपनी घर घर की यूनिट्स मत बनाओ, हम इससे परेशान हो चुके हैं, एक सिस्टम ले लो सबके सब, और उसी की टर्म्स में हम बात करा करेंगे आगे से। तो वो सिस्टम इन्होंने कौन सा अडॉप्ट किया? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी चालाकी खेली। इन्होंने क्या चालाकी की? इन्होंने ज्यादातर उसमें कुछ चेंज नहीं किया, ज्यादा नहीं सोचा इन्होंने जो साथ हमारे पास एमकेएस यूनिट्स हैं उसमें इन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड कर दी। किस किस की? एक तो एंगल की और एक सॉलिड एंगल की। इसकी एंगल की और सॉलिड एंगल की, एंगल की और सॉलिड एंगल की। एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टीरेडियन। दूसरा, आपको स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्लेन की डेफिनेशन, प्लेन एंगल की, क्योंकि आधे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि प्लेन एंगल क्या है। तो उनके लिए मैंने डिफाइन करके दे रखा है यहाँ पे कि एक प्लेन एंगल क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। जो एक आर्क है उसकी लेंथ को अगर रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपको प्लेन एंगल मिल जाएगा। डी थीटा इज इक्वल टू दैट लेंथ ds डिवाइड बाय r इन रेडियंस। देखिए मैंने रेडियन में लिखा हुआ है इसको। और एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने d का यूज किया है, तो d का क्या झमेला है? तो ये d जो होता है इसका मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। ये बहुत ही पिद्दू सा छोटा सा चीज है d थीटा, छोटा। और ds भी एक छोटी सी आर्क है, वो छोटी सी आर्क लेंथ है। ऐसे ही स्टूडेंट्स मैंने सॉलिड एंगल डिफाइन किया है जिसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है डी ओमेगा। इट इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डीए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस आर। देखिए अगर आप एक 3 डायमेंशनल एंगल की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल क्या होगा हमारा? सॉलिड एंगल। और इसकी जो वैल्यू होती है डी ओमेगा की, वो बराबर होता है जितना एरिया बंधा होगा उस सॉलिड एंगल से, जितना एरिया बंधा होगा उस एरिया को अगर आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो, रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो, तो आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा स्टीरेडियन में। स्टीरेडियन को शॉर्ट में एस आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिट से रिलेटेड कि एक बेस यूनिट
जो आप फंडामेंटल यूनिट निर्धारित करते हैं उसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, बहुत आसान होनी चाहिए यूज़ करने के लिए, दिक्कतें ना आए उसमें। दूसरा, वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे तरीके से वो डिफाइंड होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर डेफिनेशन में उसकी। तीसरी, इनवेरिएबिलिटी, ऐसा ना हो कि यहाँ पे उसकी मेजरमेंट कुछ और आ रही है, दूसरे देश में कहीं कुछ और आ रही है। तो इनवेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो जाए, इनवेरिएबल जो चेंज ना हो, तो वो एक जैसी रहनी चाहिए अलग अलग जगह पे भी। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब लोगों की रीच में होनी चाहिए, पहुंच में होनी चाहिए। ये इसकी एब्रीवेशन लिखी हुई है नीचे, गाय हमारे काबू में, काउ इन एक्सेस, ये आप याद रख लेंगे, काउ इन एक्सेस, ये इसकी एब्रीवेशन है। CO से कन्वीनियंट टू यूज, W से वेल डिफाइंड, इन से इनवेरिएबिलिटी और एक्सेस एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो के आखिरी चरण पे पहुंच गए हैं, हम आखिरी पार्ट पे यहाँ पे आ गए हैं। आखिरी पार्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। ये हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, सबसे पहली बात है, डोंट यूज कैपिटल कैपिटल लेटर फॉर यूनिट्स विच आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे दी गई हैं उनमें पहला कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। जैसे आप अगर 4 न्यूटन लिख देंगे, 4 न्यूटन, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब है 4 न्यूटन थे। भाई न्यूटन तो इकलौता था अपने माँ बाप का इकलौता था, 4 कैसे बना दिया आपने? तो ये 4 न्यूटन, ये गलत होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 न्यूटन, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है। ऐसे नहीं लगाओगे। दूसरी बात, प्लूरल में नहीं होता है, 4 न्यूटन्स मत लिख देना, वो भी गलत हो जाएगा। तो डोंट यूज इनिशियल कैपिटल लेटर फॉर द यूनिट्स विच आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका एक और हमारे पास सॉल्यूशन है। इसका इलाज ये है कि आप इसको यूज ही मत करो, आप केवल उस यूनिट के लिए जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं उनका इनिशियल लेटर यूज कर लो, बस बाकी के को छोड़ दो। तो न्यूटन के लिए मैं केवल N यूज कर लूंगा। सो यूज ओनली इनिशियल कैपिटल लेटर किसके लिए? ऐसी यूनिट्स के लिए जो साइंटिस्ट के नाम पे दी गई हैं। जैसे मैं ये लिख सकता हूं 4N, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये 4N गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 4N, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये गलत है। ये 4N ये लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है। N लिखोगे खाली कैपिटल में बिल्कुल सही होगा, स्मॉल में लिखोगे गलत हो जाएगा। लेकिन ये एक और चीज ध्यान रखनी है, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करोगे। आप ध्यान रखना, इसमें ये जो चीज है ये केवल साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट हैं जो केवल साइंटिस्ट के नेम पे हैं, खाली उनमें यूज करना है, सब में नहीं यूज करोगे, खाली उनके ऊपर यूज करना है जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं। जैसे यूनिट हो गई मीटर, तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, मीटर है मीटर, तो उसमें नहीं यूज करेंगे। ग्राम नहीं यूज करेंगे, तो मीटर को कैसे लिखेंगे? 4 मीटर, ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये सही है। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो है ना इंपॉर्टेंट बात, तो याद रखेंगे। तीसरी चीज, फुल स्टॉप्स, मोर देन वन सोलिडस एंड प्लूरल फॉर्म of units should be avoided. तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है यूनिट के बाद। कभी बहुत ज्यादा चालाकी खेलो, अगर आप यूनिट के बाद फुल स्टॉप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा, मोर देन वन सोलिडस क्या होता है? जैसे आप ऐसे लिखते हो किलोग्राम पर मीटर, तो ये पर जो होता है, पर इस पर को क्या बोलते हैं हम? सोलिडस। इसको क्या बोलते हैं हम? सोलिडस। तो ये तो है ठीक, लेकिन कोई ऐसे भी तो लिख सकता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो ये गलत हो जाएगा, एक से ज्यादा सोलिडस नहीं आने चाहिए। ये यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे तो लिख दिया, लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है। आपको एक ही सोलिडस यूज करना पड़ता है।
प्लूरल फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया, न्यूटन्स मत लिख देना, आप ये मत लिख देना 5 न्यूटन्स, 5 न्यूटन्स या फिर 5 एन्स, ये गलत हो जाएगा आपका। 5 एन्स नहीं, गलत है भाई, गलत है, जो गलत है वो गलत है। 4 न्यूटन्स, न्यूटन्स नहीं होता है, न्यूटन्स नहीं होता है, न्यूटन, ये भी न्यूटन, प्लूरल फॉर्म नहीं चलेगी। उसके बाद एक सोलिडस यूज करोगे, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, ये मत कर देना सीसी, किलो, जैसे सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सीसी ऐसे मत लगा देना, फुल स्टॉप ये नहीं लगाने हैं, सीसी बस सीधा लिख दो। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रखा मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट बतानी है। कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, तो किलो क्या है, ये एक यूनिट है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे थोड़ी ना है, तो छोटा होगा ये किलो। वॉट, भाई साइंटिस्ट का नेम है जेम्स वॉट, ओके, साइंटिस्ट का नेम है तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, और आर एच स्मॉल आएगा, यूनिट है लेकिन किसी साइंटिस्ट के नाम पे थोड़ी ना है, तो आर को छोटे से यूज करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना है कैडी फिजिक्स, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।